हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और मैं आईआईटी दिल्ली से आज आपके लिए नई वीडियो लेकर आया हूं सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स की। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कंपोनेंट्स इन कंक्रीट। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रपोर्शंस। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बैचिंग पढ़ाई थी। बैचिंग का मतलब है सीमेंट, वाटर, एयर और एग्रीगेट्स किस प्रपोर्शन में आपके कंक्रीट में डाले जाएंगे। सेम वही चीज़ हम आज पढ़ेंगे। वहाँ पे हमने दो तरह की बैचिंग पढ़ी थी, एक थी वॉल्यूमेट्रिक और दूसरी थी ग्रेविमेट्रिक। हो गई। अब यहाँ पे जो ये फिगर है ये रिप्रेजेंट करती है वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग। तो 15% वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज ऑक्यूपाइड बाय सीमेंट, 18% बाय वाटर, 8% बाय एयर, 28% बाय फाइन एग्रीगेट्स एंड 31% बाय कोर्स एग्रीगेट्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने की है वो ये कि फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स ही हमारे कंक्रीट का स्टेबल पार्ट होते हैं, अनरिएक्टिव पार्ट होते हैं। ये हज़ारों सालों से अर्थ पे पड़े हुए हैं और ये आज अभी भी और बिल्कुल उसी फॉर्म में रहते हैं, यानी कि ये और ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, ये और ज़्यादा अनस्टेबल नहीं है क्योंकि 1000 साल से वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन जो सीमेंट की अगर हम बात करें, सीमेंट इज़ एन रिएक्टिव पार्ट ऑफ कंक्रीट। सीमेंट का मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, सीमेंट इज़ अ ग्लू। इसी तरह से हम मिक्स नंबर 2 में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमने फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स को यूज़ किया है। सेम हर बार सेम फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स, एयर, वाटर और सीमेंट ही यूज़ हुए हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट्स की वॉल्यूम को ऐड करो, आपको पता चलेगा ये 59% है। सोच के देखो, पूरे कंक्रीट की ऑलमोस्ट 60% वॉल्यूम केवल एग्रीगेट्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। आओ सेकेंड वाले को देखते हैं। 24 + 51 कितना हुआ? 75। तो टोटल कंक्रीट की 75 यानी 75% वॉल्यूम को अकेले एग्रीगेट्स ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ पे 61 और यहाँ पे इट इज़ 76। ये इंपॉर्टेंस है एग्रीगेट्स की कि आपके कंक्रीट की जो मैक्सिमम वॉल्यूम कोई भी मटेरियल ऑक्यूपाई करेगा वो होंगे एग्रीगेट्स। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स और फाइन एग्रीगेट्स, ये दो तरह के एग्रीगेट्स होते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अभी मैं आपको समझाऊंगा साइज़ कैसे डिसाइड करते हैं किसी भी एग्रीगेट का। सबसे पहले समझिए सीव। सीव क्या होता है? एक मेटल का बना हुआ मेश होता है इस तरीके का। देखा आपने? अब क्या करते हैं हम, जो भी सबसे कम रेडियस ऐसी होती है जो इस पर रिटेन हो जाती है, सबसे कम रेडियस का स्फीयर होता है जो इस पर रिटेन हो जाता है, वो इस सीव का डायमीटर रेडियस कहा जाता है। यानी कि जो भी सबसे कम डायमीटर का मेटल स्फीयर इस पर रिटेन हो जाएगा, जब हम पास कराएंगे, एक छलनी है ये, जब उसमें से मेटल स्फीयर्स को पास कराएंगे तो जो सबसे कम डायमीटर का स्फीयर होगा जो इस पर रिटेन हो पाएगा यानी कि पास नहीं होगा, वो इस सीव की डायमीटर कहलाएगी, वो इस सीव का साइज कहलाएगा। तो अगर आपका एग्रीगेट को भी आपने इसमें से पास कराया, आपने ऐसे बहुत सारा एग्रीगेट डाल दिया इस छलनी में, और वो एग्रीगेट और इसका साइज़ है 4.75 mm, यानी कि 4.75 mm का अगर मैं स्फीयर इसमें डालता हूँ तो वो रिटेन हो जाएगा। इससे छोटा डालते हैं 4.74 mm का तो वो इसमें से पास हो जाएगा। इस तरह का साइज़ है इसका। और अगर आपके एग्रीगेट्स रिटेन होते हैं जो इस पे, उन्हें आप कोर्स एग्रीगेट्स कहोगे, और जो इसमें से पास हो जाते हैं 4.75 mm सीव से, वो सारे फाइन एग्रीगेट्स कहलाते हैं। फाइन एग्रीगेट्स मोस्टली ज़्यादातर आप सैंड देख सकते हो और उसमें ग्रेवल, कॉबल, बाउल्डर, उतने बड़े भी आप कोर्स एग्रीगेट्स ही गिनोगे। डेंसिटी एग्रीगेट्स की मैंने लिखा है 2.8 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी पानी से ज़्यादा डेंसिटी है। मिनिमाइज वॉइड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप एग्रीगेट्स क्यों यूज़ कर रहे हो, फाइन और कोर्स दोनों। मान लो ये पूरा का पूरा एक कंटेनर है
और इसमें आपने कोर्स एग्रीगेट्स यूज़ करें तो ऐसे बड़े बड़े एग्रीगेट्स आ जाएंगे, राइट। अब आप ऑब्जर्व करो, इतनी सारी स्पेस बच गई, इसमें हम किसी चीज़ को नहीं डाल सकते। यहाँ पे फिट हो सकते हैं इस छोटे साइज के एग्रीगेट्स, राइट। लेकिन आप देखो ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह, इवन यहाँ पे भी एक ऐसे फिट कर देते हैं, अभी भी खाली है। और जितनी ज़्यादा वॉइड्स होंगी उतना वीक आपका स्ट्रक्चर होगा। तो आपको क्या करना होगा, और एग्रीगेट्स डालने पड़ेंगे जो इससे भी कम साइज़ के होंगे, जो एटलीस्ट यहाँ पे फिट हो जाएं, यानी कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। फिर इनके बीच में जगह बनेगी, उसमें भी आपको डालने के लिए और फाइन एग्रीगेट्स चाहिए होंगे। तो आपको हर साइज़ का एग्रीगेट चाहिएगा ताकि आप पूरी तरीके से स्पेस को ऑक्यूपाई कर पाओ। इसलिए कोर्स और फाइन दोनों एग्रीगेट्स की हमें ज़रूरत है। फॉर व्हाट? तो यहाँ पे साफ लिखा है, एग्रीगेट्स का काम है टू मिनिमाइज वॉइड्स एंड मैक्सिमाइज स्ट्रेंथ। एग्रीगेट्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ कॉन्क्रीट, मैं आपको बता चुका हूँ, और चीपेस्ट पार्ट ऑफ कॉन्क्रीट। सीमेंट बहुत महंगा होता है और एग्रीगेट्स सस्ते होते हैं, इसलिए हर सिविल इंजीनियर ये कोशिश करता है कि कम से कम सीमेंट यूज़ किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीगेट्स यूज़ किए जाएँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जितने ज़्यादा एग्रीगेट्स यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लाई जा सकती है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सीमेंट, सीमेंट मैं बता चुका हूँ ग्लू होता है। तो इट इज़ अ फाइन पाउंडर जिसका डायमीटर होती है 100 to 300 म्यूमीटर, 10⁻⁻⁶, दैट रिएक्ट्स विद वाटर। पोर्टलैंड सीमेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीमेंट इन द वर्ल्ड। अब समझते हैं सीमेंट। आप अर्थ क्रस्ट का मटेरियल देखिए कि कौन कौन से एलिमेंट अर्थ की क्रस्ट को बनाते हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा एबेंडेंस में प्रेजेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट में। उसी तरह से हमारे पोर्टलैंड सीमेंट में या किसी भी सीमेंट में सबसे ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो है कैल्शियम, फॉलोड बाय ऑक्सीजन, सिलिकॉन, दैट्स इट। तो जितना ज़्यादा, क्योंकि अर्थ क्रस्ट का जो एलिमेंटल कंपोजिशन है और हमारे सीमेंट का जो एलिमेंटल कंपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा आपस में मैच करता है, इसलिए सीमेंट को आप अर्थ से ही मटेरियल्स को ड्रॉ करोगे, बनाना बहुत आसान है, क्योंकि ज़्यादातर एलिमेंट्स जब हम उसे सामान निकालेंगे, लाइमस्टोन को यूज़ करेंगे, वो उसमें मिल जाते हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है, बिकॉज द एलिमेंट्स विच आर इन अबेंडेंस इन अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो इन अबेंडेंस इन सीमेंट। नेक्स्ट इज SCM। इसका मतलब है होता है सप्लीमेंट्री सीमेंटेशियस मटेरियल। यहाँ पे मैंने इसको लिखा भी है। इसकी प्रॉपर्टीज़, इनका काम होता है प्रोवाइड करना सप्लीमेंट्री सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़। सप्लीमेंट्री सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सीमेंट जैसी प्रॉपर्टीज़। और सीमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है? सीमेंट इज़ अ ग्लू। तो इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टी भी जस्ट लाइक ग्लू होती है। दे आर ऑल्सो अ ग्लू, ठीक है, बट दे आर नॉट सीमेंट। ये अलग अलग जगह से मिलेंगे, बट दे ऑल्सो एक्ट लाइक सीमेंट। बाई प्रोडक्ट्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज के ये बाई प्रोडक्ट्स हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, वो जब इंडस्ट्रीज काम करती हैं और लास्ट में उनका एक ऐसा मटेरियल बचता है जिसको वो यूज़ नहीं करते, उन्हें फेंकना होता है, वो मटेरियल हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जा सकता है एज अ सीमेंट, एंड दैट इज सप्लीमेंट्री सीमेंटेशियस मटेरियल। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे ये अलग अलग इंडस्ट्रीज से आया। फ्लाई ऐश कोल पावर प्लांट से आता है सबसे ज़्यादा। स्लैग हम सब मेटलर्जी में पढ़ते आए हैं, डायग्राम में नीचे स्लैग निकलता है, तो मेटल इंडस्ट्री कह सकते हैं अभी के लिए। सिलिका फ्यूम, ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज से, जब वो इलेक्ट्रिक का काम, कंप्यूटर की चिप्स बनती है, उसमें निकलता है। नेचुरल पोजोलाना, दिस इज़ फ्रॉम वोल्केनोज। और लाइमस्टोन ये नेचुरली अवेलेबल है। आप सोच के देखो, अलग अलग इंडस्ट्री, कोल, मेटल, इलेक्ट्रिसिटी, अलग अलग इंडस्ट्री से का जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारे सीमेंट का काम कर सकता है एज अ सप्लीमेंट्री सीमेंटेशियस मटेरियल। थर्ड लाइन कहती है, जिसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, इफ़ यूज्ड प्रॉपरली दे आर ऑफ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
आप 100% सीमेंट को कभी भी सप्लीमेंट्री सीमेंटेशियस मटेरियल से रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको कुछ प्रपोर्शन करना होगा, 20%, 15%, 22%, 25%, नॉट 100%। और अगर आप अच्छी तरह से एक सही प्रपोर्शन लेके उसे रिप्लेस करोगे तो जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी आप अपने स्ट्रक्चर को देना चाहते हो वो बड़े आराम से दी जा सकती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सप्लीमेंट्री सीमेंटेशियस मटेरियल। वाटर, ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है क्योंकि यही सीमेंट को हाइड्रेट करता है, यही वो हार्डन बनाता है हमारे स्ट्रक्चर को सीमेंट के साथ रिएक्ट करके। तो याद रखें वाटर। अब वाटर किस तरीके का यूज़ किया जाना चाहिए, दैट इज़ क्लीन वाटर। इसके लिए एक ग्राफ को से समझते हैं। जब हमारा जो वाटर है वो पूरी तरह से साफ था, यहाँ पे इम्प्यूरिटीज़ हैं, ठीक है, तो जब ये 0% था इम्प्यूरिटीज़ तो हमने स्ट्रेंथ देखी से 100%। लेकिन जैसे 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 इम्प्यूरिटीज़ से 4 तक आई, ये स्ट्रेंथ, तो इसको देखते हैं, ये स्ट्रेंथ नियरली 40% से भी नीचे आ गई। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग क्लीन वाटर। आई वुडंट से फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर, साफ पानी इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा साफ पानी इस्तेमाल करोगे तभी आपके स्ट्रक्चर को एक सही स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर आपने पानी गंदा यूज़ कर लिया तो जो स्ट्रेंथ आपने सोची थी आपके स्ट्रक्चर को मिलेगी वो अल्टीमेटली नहीं मिल पाएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज यूज क्लीन वाटर। एड मिक्सचर्स, जैसे हम बीमार हो जाते हैं, कहीं प्रॉब्लम होती है, तो व्हाट वी डू इज वी टेक मेडिसिन। सिमिलरली जब हमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज अपने स्ट्रक्चर में डालनी पड़ेंगी या कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी, देन वी यूज एड मिक्सचर्स। दे आर जस्ट लाइक मेडिसिन। सी आपको अपने कॉन्क्रीट में एयर डालनी है, सो यू विल एड एयर इन कॉन्क्रीट, तो एयर को जो डाल दे ऐसा एड मिक्सचर डालना है, एयर एंट्रेनिंग एड मिक्सचर, इस तरीके से। रिड्यूस वाटर कंटेंट, उसके लिए आप एड मिक्सचर यूज़ कर सकते हो। एक्सेलरेट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, याद करो जब हमने चाइना की बिल्डिंग का एग्जाम्पल देखा था, क्या होता था तब हम बिल्डिंग जल्दी कंस्ट्रक्ट करनी थी, तब हमने एक ऐसा एड मिक्सचर अगर यूज़ करें जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को तेज़ी से बढ़ा दे, और तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक्सेलरेट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ऐसा एड मिक्सचर। रिटार्ड हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, कई बार आपको रिटार्ड भी करनी पड़ेगी। कंट्रोल नॉइस, चाइना में नॉइस भी कंट्रोल करनी थी, वो भी आप एड मिक्सचर से कर सकते हो। एंड इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी एंड मेनी मोर। सो अब मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम 9 पॉइंटर। बाय बाय।